आखिरकार डिबेट तो हुई और डिबेट काफ़ी लंबी चली और बहुत अच्छे से चली। एकदम सिंसियर तरीके से लग रहा था कि हाँ, बाकी पढ़ा लिखा माहौल है और पढ़े लिखे लोग जो है डिबेट कर रहे हैं। तो सवाल ये आता है दोस्तों कि आखिर कौन जीता डिबेट। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे, पूरा कंक्लूड करेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि डिबेट काफ़ी लेंथी थी। तो हम जो है कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे सिर्फ एज अ लाइंस, और आप देख सकते हैं साफ ज़ाहिर हो जाएगा जो जो हम पॉइंट्स उठाएंगे कि हाँ कौन जीता कौन नहीं जीता। इसके बारे में हम बात करेंगे, वीडियो को कंक्लूड करेंगे इन सब चीज़ों को लेकर, और ज़्यादा डीप डिस्कशन नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखेंगे, क्लिप्स भी दिखाएंगे आपको जिससे लगेगा कि हाँ चीज़ें क्लियर हैं, कौन जीता कौन हारा। एज इट इज़ इसमें कोई कुछ ऐसा डिक्लेयर नहीं हुआ है डिबेट के अंदर कि हाँ ये जीते हैं या ये हारे हैं, बट ये कौन जीता कौन हारा ये फैसला करती है आवाम, क्योंकि आवाम देखती है, आवाम को सब समझ आ जाता है और वो अपने कॉमन सेंस से डिक्लेयर करती है कि हाँ कौन जीता कौन हारा। क्योंकि आपको जो है कुछ ऐसी क्लिप्स मिलेंगी, ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिन पर हम बात करेंगे, तो वो आप उससे जो है खुद ही पता लगा सकते हैं कि वाकई कौन जीता कौन हारा। अब एक छोटा सा पैमाना रख सकते हैं, जिसके पॉइंट्स ज़्यादा उसका पल्ला भारी और जिसके पॉइंट्स कम, तो मीन समझ सकते हैं कि हाँ कौन डिफीट हुआ कौन एज अ विक्टर डिक्लेयर हुआ। तो वो सब आपको ही देखना है, मैं अपनी तरफ से कुछ डिक्लेयर नहीं करूँगा और बस मैं पॉइंट्स बताऊँगा, और आप वो देख सकते हैं कुछ भी बायसनेस वाली बात नहीं होगी, जो एकदम ट्रूथ है लिबरल वही बात करेंगे, अनबायस्ड। तो खुशामदीद दोस्तों, वेलकम है आपका अपनी चैनल मज़लूबों की आवाज़ 786 में। तो जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए बात करते हैं। सबसे पहला सवाल कि ये गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, यही स्पीच का सबसे बड़ा मुद्दा था और यही मुद्दा था जिस पे आज मतलब समझे कि डिबेट हुई और बात होनी थी कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। ऊपर हेडलाइंस में भी लिखा हुआ है कि डज गॉड एग्जिस्ट। तो सबसे पहले जो है जो मुफ्ती साहब थे, तो उन्होंने जो है बोला है कि आखिर गॉड जो है कैसे एग्जिस्ट करता है। तो मौलाना साहब ने बोला है कि कुछ भी अगर होता है तो वो कोई ना कोई करता है तभी कुछ हो पाता है। उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था डिबेट के अंदर कि मान लीजिए एक आइलैंड है, उस पर कोई नहीं गया है, अब वहाँ देखिए एक बॉल है, तो कोई भी इंसान देखेगा कि बॉल है यहाँ कैसे आई, क्योंकि यहाँ तो ना ही कोई इंसान है ना कोई है, तो ये कैसे आई, फिर ये भी वो सोचेगा कि कैसे बनी। मीन्स कुछ कोई ना कोई तो हो गई कि जो यहाँ लाया होगा या फिर जिसने बनाई होगी। तो कहने का मतलब उनका यही था कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई होता है, अगर वो कुछ भी होता है तो वो किसी ने किया हुआ होता है, खुद से कुछ नहीं होता। तो ये उनका पहला पॉइंट था कि इसलिए मतलब गॉड जो है एग्जिस्ट करता है। अब तो ये तो मौलाना साहब ने ऐसे साबित किया कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करता है इन दिस वे। फिर उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं मानते हैं, मीन्स इस तरीके से ऐसे कुछ था कि आप मतलब डिफ़ाइन करें कि आप मतलब एथिस्ट क्यों हैं। तो उन्होंने अपनी सफाई दी, सफाई में बोला कि मैं जो हूँ बिलीफ पे मतलब बिलीव करता हूँ, फेथ पे बिलीव नहीं करता हूँ। अब उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया कि जैसे फेथ होता है कि मीन्स मैं अपने दिमाग से कुछ भी एज्यूम कर लूँ तो वो फेथ होगा। जैसे उन्होंने एलन मस्क का अपने आप भाई बना लिया था ऐसे एज्यूम करके, तो वो फेथ बताया उन्होंने। और बिलीफ बताया कि जैसे जो नॉर्थ पोल है, मैंने देखा नहीं है बट नॉर्थ पोल होता है, तो ये उनका बिलीफ है। तो इस तरीके से बोला। बट मौलाना साहब ने क्या बोला इस चीज़ पे, मौलाना साहब ने कहा कि बिलीफ और जो फेथ की आपकी डेफिनेशन है ये गलत है। मीन्स उन्होंने उसको खारिज कर दिया और बताया कि बिलीफ और जो फेथ होता है ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, तो ये डेफिनेशन तो गलत है। दूसरी बात, जावेद अख्तर साहब बोले कि ये लोग मतलब ये किताबें जो हैं हर चीज़
बता सकती हैं ये वो ऐसा वैसा, बट ना तो इनकी किसी किताब में या किसी भी मज़हब की किताब में ये लिखा हुआ है कि डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, मीन्स डायनासोर्स के बारे में। तो इसका जवाब भी मौलाना साहब ने दिया। मुफ्ती साहब बोले कि ये तो ऐसे ही हो गया कि मैथ्स की बुक में डायनासोर का नाम नहीं है, तो इसका मतलब वो जो मैथ्स की बुक है वो बेकार है, मैथ्स बेकार है। तो ये देख सकते हैं, बाकी लाजवाब आंसर था मुफ्ती साहब का कि जब जिस चीज़ को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कि मीन्स आपको ये किताबें नहीं बताएंगी, मजहबी मीन्स इस्लाम की किताबें नहीं बताएंगी कि आपको साइकिल कैसे चलाना है और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, मीन्स इधर उधर की बातें नहीं बतानी है कि डायनासोर थे या कौन सी चीज़ थी कौन सी नहीं थी। इस तरीके से है उनका मतलब ये था बताने का कि जैसे उन्होंने बोला कि अगर डायनासोर का नाम नहीं है मैथ्स की बुक में तो मैथ्स की बुक जो है बेकार है। तो दोस्तों इस तरीके के पॉइंट्स निकल कर आ रहे थे और मौलाना साहब जो है रिजेक्ट कर दे रहे थे और बहुत बहुत अच्छे आंसर दे रहे थे जावेद अख्तर साहब को। तो अभी देखें आपके कितने कितने अच्छे पॉइंट्स आएंगे। जैसे कि बोला कि जावेद अख्तर साहब ने कि गाज़ा में जो बच्चे मरे हैं और उन्होंने हवाला भी दिया है डेटा का, और वो डेटा ये है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे, और बताया उन्होंने 40-45 हज़ार इस टाइप से, और कि इतनी बच्चों की जो है धज्जियाँ उड़ी हैं बॉम्ब से वहाँ, और जो खुदा है वो उस चीज़ को देख रहा था और उनकी जानें जो हैं नहीं बचाएगी। मीन्स अगर जावेद अख्तर साहब का कहने का मतलब ये था कि उन्होंने कहा कि अगर वो ओमनीपोटेंट है, मीन्स इतना पावरफुल है, सब कुछ उसी ने बनाया है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकता है, तो जो वो मासूम बच्चे थे तो वो उनकी भी जानें जो है बचा सकता था अगर गॉड एग्जिस्ट करता तो इसलिए मैं नहीं मानता हूँ। तो मौलाना साहब बोले इसके बदले में उन्होंने आंसर दिया कि जैसे समझ लें कि ये एक टेस्ट चल रहा है हर किसी की फ्री विल का, हर किसी इंसान का, कि अगर जो उसको दुनिया में भेजा गया है, मीन्स ये समझ लें कि टेस्ट करने के लिए, और जो भी अच्छे काम करेगा दुनिया के अंदर वो जन्नत में जाएगा और जो बुरे करेगा वो दोज़ख में जाएगा। इस तरीके से ये बात हुई। तो फिर बोले कि इतने सारे बच्चों को इस तरीके से हत्या करना, मारना, धज्जियाँ उड़ाना जो वो लोग उड़ा रहे थे, तो गॉड तो पावरफुल है। फिर मतलब वो अपने इस चीज़ पे अटके रहे थे कि वो मतलब उन्होंने कुछ वर्ड्स का भी गलत यूज़ किया खुदा के लिए कि माज़ल्ला, मैं बोलने नहीं चाहता उनको। तो मीन्स ये था, मीन्स ये ऐसे वो डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं बोला था, मगर इन द सेंस ऐसे बोला था कि इतनी इतनी छोटे बच्चे हैं तो उनको वो कैसे देख सकता है ऐसे उनकी धज्जियाँ उड़ते हुई। तो इस सेंस में उन्होंने बोला था। तो बात यही है कि उन सब का मौलाना साहब ने फिर से यही बोला कि उन सब का हिसाब होगा। मीन्स मान लें कि कोई बच्चा एग्ज़ाम लिख रहा है, उसको लिखने के लिए दे दिया गया, अब वो कुछ भी लिखे, बट जो रिज़ल्ट आएगा वो उसके जो उसने किया, जो उसने लिखा, वो उस पर डिक्लेयर किया जाएगा। एक जो ऑडियंस थी वो उसने पूछा भी था कि फ्री विल दे दी गई है, इतनी ज़्यादा फ्री विल दे दी गई है कि मतलब वो कुछ भी कर सकता है। तो मतलब है वो यही कि यही तो टेस्ट है। मौलाना साहब ने फिर से यही बोला, यही तो टेस्ट है कि अगर अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। इस तरीके से ही चीज़ें थी। फिर वो जावेद अख्तर साहब बोले, अच्छा ये रिलीजन अगर है या इस्लाम अगर है तो अगर मैं इसको मानूं तो मुझे नहीं लगता इसके मानने के फ़ायदे हैं, क्योंकि आप दुनिया में अगर देखेंगे इतनी ज़्यादा तबाही, इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ें फैले हुई हैं दुनिया के अंदर, तो फ़ायदा क्या है इसका? अगर इसका कुछ फ़ायदा हो तो मैं मानूं, जब इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है तो मैं क्यों मानूं। उनका मतलब ये था कि हर जगह देख लेंगे सोसाइटी बहुत बुरी है, बहुत ख़राब चीज़ें चल रही हैं दुनिया के अंदर। तो मौलाना ने जो है इसका भी आंसर बहुत अच्छे से दिया और बाकी काबिल तारीफ़ आंसर था। और उन्होंने ये भी बोला था कि जावेद अख्तर साहब ने कि आप एक मैप ले लें, वो वहाँ स्पॉट कर लें कि कहाँ कहाँ रिलीजन है, और फिर एक दूसरा मैप ले लें तो आप ये देख लें कि कहाँ कहाँ गलत चीज़ें हो रही हैं, कहाँ कहाँ बुरी चीज़ें हो रही हैं। तो उनके कहने का मतलब था दोनों मैप सेम मिलेंगे, मतलब कि अगर जहाँ जहाँ रिलीजन है वहाँ वहाँ गलत चीज़ें भी हैं।
उनके कहने का मतलब ये था। तो फिर वो एक हवाला देते हैं एक स्टडी का, और वो स्टडी ये थी कि उस स्टडी में ऐसा था कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ रेप के केसेस ज़्यादा है, मींस बुराई वहाँ ज़्यादा है, और जो मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं वहाँ रेप कम है। तो दोस्तों ये भी बहुत काबिल तारीफ़ जवाब था, आंसर था। और एक क्वेश्चन मौलाना साहब ने किया था, उसके 2 ऑप्शन दिए थे जावेद अख्तर साहब को, बट वो आंसर नहीं दे पाए। उसमें 2 ऑप्शन रख दिए थे कि अच्छा आप ये बताएं इस चीज़ को मानते हैं, आप इस चीज़ को मानते हैं। 2 कैटेगरी रखी थी उनके सामने, बट उसका आंसर भी नहीं दे पाए। अब वो कंफ्यूज हो गया या फिर कुछ समझाने के चक्कर में, बट उसको उस क्वेश्चन का वो आंसर नहीं दे पाए थे। बट मौलाना ने हर क्वेश्चन का आंसर दिया जो भी पूछा गया, और ऑडियंस को भी टाइम दिया गया था डिबेट के अंदर कि क्रॉस क्वेश्चन टाइप से कि ऑडियंस भी पूछ सकती है क्वेश्चन, उनको भी माइक दिया गया था। तो सबसे बड़ा वाहियात क्वेश्चन जो मुझे लगा ऑडियंस में से वो एक ये लगा, बाकी क्वेश्चन थे हाँ टॉपिक से रिलेटेड थे और मींस कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस थे। 1-2 क्वेश्चन ही ऐसा था, बट सबसे वाहियात जो क्वेश्चन लगा वो मुझे ये लगा ऑडियंस में से, बोले कि अगर चलो हम रिलीजन को हम छोड़ भी दें, अगर हम एथिस्ट की तरफ जाएं भी, तो हमें करेंगे क्या एथिस्ट में, क्या चीज़ है जो हमें अट्रैक्ट करेगी। एथिज़म में कुछ ऐसा है भी जो हमें अट्रैक्ट करे और हम जाएं। जैसे हम ये त्यौहार होते हैं, हम इसी ये रिलीजन्स होते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे ईद हो गया, दिवाली हो गई, होली हो गई, इस तरीके से मतलब वैसे एक क्वेश्चन था ऑडियंस की तरफ से। तो मीन्स अगर आपको जीना है तो क्या मतलब ये समझ नहीं आ रहा मेरे को कि ये चीज़ें करोगे तभी ज़िंदा रह पाओगे आप। मीन्स दुनिया में अच्छी चीज़ें और भी हैं करने को, अगर कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मतलब अगर कि सिर्फ रिलीजन को आप इसलिए छोड़ना चाहते हो कि चलो ठीक है वहाँ कुछ और अच्छा करने के लिए मिलेगा, इसे छोड़ देते हैं, तो ये तो कोई कॉमन सेंस वाली बात नहीं हुई और इलॉजिकल बात है। क्योंकि काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं जिनसे आप मतलब अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, जिनसे आप इन्जॉयमेंट कर सकते हो। ये फेस्टिवल्स मीन्स ऐसे आप ऐसे मान रहे हैं कि हाँ एज अ एन्जॉयमेंट सेरेमनीज़ और मीन्स ओकेजन्स हैं, तो आप मतलब और भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में। इतने सारे अचीवमेंट्स वगैरह सब कुछ होते हैं, तो वो सब चीज़ें भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगा। तो एक ये है कि तो जैसे कि मैंने बोला था कि आपको जो है क्लिप्स दिखाई जाएंगी कि अगर जो हक्का बक्का रह जाता है समझ लो, मीन्स अपनी स्टेटमेंट पे फंस जाना, मीन्स जो अभी खुद का स्टेटमेंट है जावेद अख्तर साहब के कई सारे स्टेटमेंट्स ऐसे आए कि जो उन्होंने बोले, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना इतना ज़्यादा तजुर्बा, इतना ज़्यादा मतलब अपना कॉमन सेंस बताया, और उस चीज़ को लगा के उन्होंने जब अपनी स्टेटमेंट दी, फिर मौलाना ने उसको काउंटर किया, तो वो उसी चीज़ पर फंस गया, हक्का बक्का रह गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्लिप्स भी अभी जो है आपको दिखाएंगी। बट उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जावेद अख्तर साहब जो है हर पॉइंट पे हर क्वेश्चन बहुत अच्छा और लॉजिकल आंसर पाया है। जावेद अख्तर साहब ने हक्का बक्का रह गए और वाकई में उनको लगा कि हाँ दम है आंसर में मौलाना साहब के, उनके सारे आंसर क्लियर कर दिए मौलाना साहब ने। मैं तो यही कहूँ अपनी साइड से। बट जावेद अख्तर साहब जो एक चीज़ पे अटके रहे, वो इस चीज़ पे अटके रहे कि मीन्स एक तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि आप जो है क्वेश्चन नहीं करने देते हो, मींस कि जहाँ इस्लाम की बात आ जाती है तो उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ें थी। बट मौलाना साहब ने उसका भी बहुत अच्छे से आंसर दिया कि आप क्वेश्चन करें ना, जो मना करते होंगे आप, मैं आपके सामने बैठा हूँ, जो मर्ज़ी चाहे पूछें, जो मर्ज़ी चाहे क्वेश्चन करें। तो ये भी बहुत अच्छा आंसर था। तो जो अटके थे जावेद साहब वो इस चीज़ पे अटके थे कि मीन्स आप क्वेश्चनिंग करते हुए आते हो ठीक है हर जगह, मगर जहाँ खुदा की एग्जिस्टेंस की बात आ जाती है वहाँ फिर चुप हो जाते हो कि नहीं वो हमेशा से हमेशा रहेगा। मीन्स हर चीज़, उनके कहने का मतलब ये था कि हर चीज़ बनी है और वो खुद से नहीं बनी है, किसी ने उसको बनाई है, तो गॉड को भी किसी ने बनाया होगा। अब सिर्फ इस चीज़ पे वो अटके रहे। और मौलाना साहब ने, मुफ्ती साहब ने काफ़ी सारी
उनको समझाने की कोशिश की बट वो नहीं समझ पाए। और सिर्फ मुझे लगता है कि वो सिर्फ यही एक पॉइंट था जिस पे वो अड़े रहे, बाकी सारे पॉइंट्स जो है बहुत अच्छा आंसर दिया और हक्का बक्का रह गए जावेद साहब। ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। अरे भाई बिल्कुल, मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो ये तो दोस्तों बताना कंक्लूजन कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका डीप एनालिसिस करूँ मैं, अभी टर्म्स जो यूज़ हुई हैं वो टर्म्स का भी ला के और अच्छे से उनका मीनिंग के साथ बात करें उस पर, तो आप कमेंट्स में बताना। अगर मैं इसके ऊपर सेकंड पार्ट लाऊँ मीन डीप एनालिसिस का, जो वहाँ पे टर्म्स यूज़ हुई हैं उन टर्म्स को भी मैं एक्सप्लेन करूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, तो मैं उस पर भी बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। बट जाते जाते दोस्तों एक काम ज़रूर कर दें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया है अच्छी बात है, थैंक यू।